बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। टेक्नोलॉजी है भाई, ये कभी भी रंग बदल लेती है, बट आप लोग साथ कनेक्टेड रहें और इंशाल्लाह हम अपनी आज की क्लास शुरू करने लगे। कोई सवाल आपने पूछना है तो प्लीज़ पूछिए, अभी कोई सवाल नहीं पूछना। ये वाला इंशाल्लाह ये वाली बात हमेशा के लिए, जब तक पेपर देने नहीं चले जाते तब तक के लिए ये वाला ब्रैकेट ओपन है सवाल पूछने वाला इंशाल्लाह। आज जो है वो हमने अपना चैप्टर नंबर 1 शुरू करना है। ये सिर्फ एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए वो लोग जो कल मौजूद नहीं थे। ठीक है, अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो डिस्कशन शुरू होने जा रही है ना, वो है टैक्स क्या है इस बला के ऊपर। टैक्स है क्या? और आज के लेक्चर के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी आम लेमैन से इंप्रूव्ड होनी चाहिए। सर समझ आ रही है ना? पढ़ने वाला और जिसने नहीं पढ़ा दोनों बराबर तो नहीं ना हो सकते। सर जी सुनिए, आम रूटीन में टैक्स के बाद में कहा था कि यार ये किस चीज़ का टैक्स दें, क्यों दें। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं हमने हलाल के पैसे कमाए, हम क्यों टैक्स दें। टैक्स असल में क्या है, इसको एक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। हम 5 भाई हैं, छोटे थे आज से 15 साल पहले, तो अब्बू हम लोगों की फीसें भी देते थे और हम सारे पढ़ रहे थे। वक्त गुजरता गया और एक टाइम ऐसा आ गया कि अब्बू मेरे जॉब से रिटायर हो गए और हम सारे भाई कमा रहे थे। अब्बू जब तक अब्बू कमा रहे थे, अब्बू जॉब पे थे, अब्बू की सैलरी अच्छी थी, हमें कभी मसला ही नहीं आया। लेकिन जब अब्बू की रिटायर हो गए, अब्बू ने हम 5 भाइयों को इकट्ठा किया और कहा बेटा अब मुझे सैलरी नहीं मिलनी, अब मुझे पेंशन मिलनी है। आप सब लोग 1-1 लाख रुपया मुझे पर मंथ दिया करोगे ताकि मैं घर के निज़ाम को प्रॉपर्ली चला सकूं। आप पॉइंट पिक करें, 1 लाख रुपया पर मंथ दिया जाएगा ताकि घर के निज़ाम को प्रॉपर्ली चलाया जा सके। हम भाइयों ने लाख रुपया पर मंथ देते हैं, घर अल्लाह का शुक्र है सेट चल रहा है, घर के सारे इंतजामात मेरे अब्बू ही संभालते हैं। ये जो मुल्क है ना, ये भी हमारा घर है और हम लोग इस मुल्क के बेटे हैं। अवाम जो है, इसमें रहने वाले लोग इस मुल्क के बेटे हैं। मुल्क के पास वसाइल हैं, उस वसाइल से फायदा कौन उठाएगा? अवाम उठाएगी। मुल्क के पास पैसे खत्म हो गए हैं तो क्या करना पड़ेगा? मुल्क के पास पैसे खत्म हो गए तो इन्हीं बेटों को मुल्क को पैसे देने पड़ेंगे, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस कंट्रीब्यूशन को जो आवाम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, उसे टैक्स कहते हैं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? सर जी इस मुल्क का अब्बा कौन है? जो हुकूमत है, जो इस मुल्क को चला रहा है, उसको पैसा चाहिए। मुल्क ऐसे तो नहीं ना चलेगा ज़मानी जमा खर्चे, उसको पैसा चाहिए। अगर तो कौमी खजाने में पैसा है तो वो कौमी खजाने से पैसे लेगा और मुल्क की ज़रूरतें पूरी करेगा। और अगर कौमी खजाने से पैसा ख़त्म हो गया है तो वो मुल्क में रहने वालों को कहेगा कि पैसे दो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मुल्क में रहने वाली आवाम जो पैसा देती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, इसको टैक्स कहते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आया? टैक्स इज अ कंट्रीब्यूशन जो आवाम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, ये कंट्रीब्यूशन है। सर 2-3 बातें मेरे जहन में आ रही हैं।
मुल्क की इखराजात जो है ना सारे, वो हुकूमत ने करने होते हैं। हुकूमत के पास पैसा कहाँ से आता है? अगर तो मुल्क की ज़खायर हों, ख़जाने में पैसा है तो वो वहाँ से इस्तेमाल करते हैं, और अगर वहाँ पैसा नहीं है तो आवाम से वो पैसा लिया जाता है। और पाकिस्तान की एक और बात, सर जी, अगर आवाम से पैसा भी ना ले सकें, ख़जाने में भी पैसे ना हो, तो क्या होगा? फिर IMF होगा। सुना है ना नाम? ये IMF पता है क्यों आया है? मुल्क के खजाने में भी पैसा कोई नहीं, अवाम से जितना पैसा लिया है वो भी मुल्क चलाने के लिए काफ़ी नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मेरे अब्बू ने घर का निज़ाम चलाना है, हम पांचों भाइयों ने पैसे दिए लेकिन घर का निज़ाम नहीं चल पा रहा, अब क्या कहेंगे? बच्चों को भूखा रहने देंगे? नहीं सर, किसी से कर्जा पकड़ेंगे, अपने बच्चों को तो भूखा नहीं ना छोड़ना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट फिर IMF से कर्ज पकड़ती है, इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि अवाम तो कम से कम मिनिमम लेवल पर चलते रहें। सर जी मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी आज के बाद आपके दिन में क्लियर हो गया कि यार, या मैं आपको ऐसे कहूँ, या आज के बाद आप किसी टॉक शो को देख रहे हो जिसमें कोई मेज़बान जो है वो टेबल पे हाथ मार के कहे किसी सियासतदान को या किसी सरकारी मुलाजिम को कि तुम्हारी जो तनख्वाह है वो मेरे टैक्स के पैसे से आती है, वो बिल्कुल ठीक कहता है। अवाम टैक्स दे रही है, टैक्स देने से पैसे गवर्नमेंट के पास आते हैं, गवर्नमेंट उन पैसों से फिर मुल्क की अखराजात करती है। सर जी ये मिसाल मैं इससे पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन इस बार बड़े हैवी हार्ट के साथ दे रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जब मैं मिसाल देता था तो वो सिर्फ मिसाल ही थी, मेरा एक्चुअल में मोबाइल नहीं स्नैच हुआ था। लेकिन रिसेंटली मेरा मोबाइल सच्ची मुच्ची का स्नैच हो गया। अब मैंने कहा इससे पहले तो ख्याली थी, लेकिन आज मैं बाकायदा उस मोबाइल स्नैच होने की अज़ियत को महसूस कर सकता हूँ कि मैं जा रहा हूँ तो एक साहब ने मोबाइल छीन लिया मुझसे। अब मैं क्या करूँ? मैंने 15 पे दूसरे बंदे से कहा है 15 पे कॉल करो। 15 पे कॉल किया और कुछ अरसे बाद, कुछ देर बाद पुलिस आई है, एक डाला आया, 2 पुलिस के एहलकार आए। उन्होंने कहा जी कहाँ पर है? मैंने कहा जी यहाँ पर ऐसे ये सब वाक़या हुआ है। उन्होंने नोट किया है, FIR दर्ज की है। सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस वाले ने भी कोई पैसे नहीं लिए, उस डाले ने पेट्रोल डाला है, उस पर भी कोई पैसे मुझसे नहीं चार्ज किए गए। इनको तनख्वाहें कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अल्टीमेटली मैं टैक्स दे रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट ये वाली सर्विस मुझे मिल रही है। यहाँ आवाम टैक्स दे रही है तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट ये पैसा कहाँ इस्तेमाल कर रही है? मुल्क को चलाने के लिए ये वाला पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। सर जी ये असल स्टोरी है। एक बार किताब की बात पढ़ते हैं। किताब क्या लिखता है? किताब लिखता है बेसिकली टैक्स जो है ये तो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट जो है वो पैसा इकट्ठा करती है ताकि मुल्क के और हुकूमत के जो अखराजात हैं उनको पूरा किया जा सके। It is the process by which the government, through its law-making body, raises revenue in order to use it for the expenses of government. ये वो प्रोसेस है जिसके by which the government, through its law-making body, raises revenue. law-making body क्या करती है? Revenue raise करती है in order to use it for the expenses of government. In order to use it for the expenses of government. This is taxation. अब सवाल ये कि कौन सी लॉ मेकिंग बॉडी है
जिसके जरिए से गवर्नमेंट रेवेन्यू रेज करती, इस बॉडी का नाम है फेडरल और इसे प्यार से क्या कहते हैं? हाँ, इससे प्यार करना है आपने भी। और इसका नाम है एफपीए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए गवर्नमेंट अपनी लॉ मेकिंग बॉडी के जरिए रेवेन्यू रेज करती है। सर जी आप ये सोच रहे होंगे कि सर अजीब बात है, टैक्स तो एक खर्चा है, आप कह रहे हैं रेवेन्यू। भैया आपके लिए खर्चा है ना, गवर्नमेंट के लिए क्या है? कमाई है। समझ आ रही है? गवर्नमेंट रेवेन्यू रेज करती है ताकि इसको यूज किया जा सके। किस मकसद के लिए? हुकूमत के इखराजात। हम पैसा कमाते हैं ताकि घर वालों के जो इखराजात हैं उनको पूरा किया। ऐसा ही है ना? इसी तरह गवर्नमेंट आवाम से पैसा लेती है ताकि हुकूमत के जो इखराजात हैं उनको पूरा किया जा सके, जो एडमिनिस्ट्रेशन के इखराजात हैं उसको पूरा किया जा सके। दिस इज टैक्सेशन। टैक्स की ये डेफिनेशन है। जल्दी से एक बार रीड करें फिर मैं आगे चलता हूँ। लो जनाब अगली बात, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्स लागू करने का मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन? तो भाई आपको समझ नहीं आया? पैसा, यही मकसद है ना, रेवेन्यू कलेक्ट करना। अच्छा, मेन मकसद तो ये है रेवेन्यू कलेक्ट करना, लेकिन बाज़-औक़ात इसके अलावा भी टैक्स से फायदा उठाया जा सकता है या मकासद हासिल किए जा सकते हैं। अभी मैंने आपको एडवाइस की, मैंने कहा कि बच्चों किताब टाइमली ले लेंगे तो आप उसको टाइमली उससे फायदा शुरू कर देंगे। यही किताब जब लॉ एक्सपायर हो, जब लॉ आउट हो जाता है, तो ये किताब हम किसी बच्चे को फ्री दें तो वो कहता है भाई मैंने ये किताब नहीं लेनी, मैं अपने बैग में बोझ क्यों डालूं। इसका मतलब है वैल्यू किस चीज़ की है? टाइम की वैल्यू है। तो वही किताब मेरे पास 2 एडिशन पुरानी है, 30 किताबें पढ़ी हैं, आप में से जिसको चाहिए खरीद ले ले। आपने कहना है भाई हम क्यों लें, किसी बंदे को कहो कि वो किसी रद्दी वाले को दे दे, यानी वो उस टाइम के बाद इल्म जो है वो उसमें से निकल जाता है, वो सिर्फ कागज़ रह जाता है। ऐसा ही है ना? अच्छा अब मेरी बात सुने, मैं इस बात को आपको समझाया है लेकिन मुझे अभी भी खौफ है कि बहुत से बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे। अब मैंने इसका एक हल सोचा। हाल ये है कि जिस बच्चे के पास कल किताब नहीं होगी उसे 100 रुपये फाइन होगा। अब मैंने अपनी बात मनवाने के लिए क्या किया है? एक बच्चा जो है, जब मैंने ये बात कही तो एक बच्चा पीछे बैठा दूसरे को कहता है देखा पैसे कमाने के तरीके। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो 50 रुपये या 100 रुपये फाइन करना है, इसका मकसद क्या पैसा कमाना है? क्या मकसद है? अपनी बात को मनवाना। यार मेरा पॉइंट समझ आया? बिल्कुल ऐसे ही टैक्स वाले भी करते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए टैक्स लागू कर देते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, मुल्क एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये बात तो मेरी 35 साल उम्र है और 33 साल हो गए मुझे बातें सुनते हुए ना, जब से मेरे कानों को ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये क्या बात हो रही है, तो 33 साल से मैं भी सुन रहा हूँ कि मुल्क एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। बस वो मोड़ थोड़ा मुझे समझ आ गई, ये मोड़ नहीं है, ये गोल चक्कर ही है। तो ये तो गोल गोल ही घूम रही, ये कोई मोड़ नहीं है, ये सिर्फ बात ही बनी हुई। तो मुल्क एक नाजुक मोड़ से नहीं गुजर रहा, ये पूरा गोल चक्कर है और ये घूमता जा रहा है। अच्छा अब बात यह है कि इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं कि मुल्क को चाहिए कि एक्सपोर्ट को बढ़ाए और इंपोर्ट को कम करे। यस और नो? इतने में एक मियाँ साहब हैं, उनका बेटा कहता है पापा मैंने तो BMW का लेटेस्ट मॉडल ही लेना। तो मियाँ साहब कहते हैं यार बच्चा जिद्दे पै गया है, चलो एनू ले देने हैं। इतने उस मियाँ साहब कहते हैं कि इस बच्चे को ले देते हैं। गवर्नमेंट कह रही है हालात खराब हैं,
इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। आप क्यों 12 करोड़ रुपए की गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं? कोई जरूरी चीज हो तो चलो कर ले, कोई टमाटर प्याज आटा चावल खत्म हो गया मुल्क में तो फिर तो इंपोर्ट करें, लेकिन इसकी क्या जरूरत है इंपोर्ट करने की? कहते हैं बच्चा है ना, अब बच्चे को नाराज कर दूं, तो गवर्नमेंट ने कहा चलें ठीक है, जैसे मियाँ साहब आपको बेहतर लगता है, आपकी 12 करोड़ की गाड़ी है, 24 करोड़ पे इस पे टैक्स लगेगा। ये टैक्स क्यों लगाया? ताकि बाज आ जाओ, इसलिए लगाया ना, ताकि इंपोर्ट ना करो। और अगर फिर भी आपने करना है तो फिर 12 करोड़ रुपए की गाड़ी कितनी की खरीदोगे? 36 करोड़ रुपए की खरीदोगे। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? सर ये आपने जो 24 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया, इसको लगाने का असल मकसद टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं था, मियां साहब को रोकना था। ये कहूं दूसरे अल्फाज में, अपनी बात मनवाना था। यार मेरा पॉइंट समझ आया? तो बाजों का टैक्स लागू करने का मकसद अपनी बात को मनवाना होता, रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं होता। आपने यहां पर 24 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा नहीं करना था, आप तो चाहते थे मेरी बात माने और ये इंपोर्ट ना करे, लेकिन अगर फिर भी इंपोर्ट किया तो फिर दे टैक्स। वो मियां साहब थे, उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं, देंगे 24 करोड़ रुपया, बेटे तुम खुश हो ना, चलो कोई बात नहीं। 24 करोड़ रुपये का उन्होंने टैक्स दे दिया। तीसरा स्टेप है कि भाई टैक्स का जो पैसा इकट्ठा होगा उससे क्या करना है? अमीर बंदे से टैक्स इकट्ठा हो, उसको गरीब बंदे पर खर्च कर देना है, ताकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अचीव हो। अमीर बंदे से जो टैक्स लेना है वो गरीब बंदे पर खर्च कर देना है। अचीव क्या करना है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है? अमीर से 24 करोड़ रुपया लिया और ये 24 करोड़ पता कहां लगा दिया? ऑरेंज ट्रेन में। ऑरेंज ट्रेन में कौन बंदा सफर कर रहा है? आम रूटीन का बंदा सफर कर रहा है ना। तो अमीर से टैक्स वसूल किया और गरीब पर खर्च कर दिया, टू अचीव फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो टैक्स लागू करने का एक मकसद मेन क्या है? पैसा। अलबत्ता बाज़ों का टैक्स लागू किया जाता है अपनी बात को मनवाने के लिए, और बाज़ों का टैक्स लागू किया जाता है ताकि अमीर से टैक्स लिया जाए। और सर समझ आ रही है? सर जो एग्जांपल मैंने दी थी किताब वाली, वो सिर्फ आपको ये वाली चीज़ जब बंदे पे अपने पे आती है तो उसे एहसास होता है कि यार ये क्या चीज़ है। वो सिर्फ इसलिए दी थी ताकि आपको फील हो कि अपनी बात मनवाने का एक तरीका ये है कि फ़ाइन लगा दिया जाए। सर समझ आ रही है? गरचे फ़ाइन वाली बात नहीं है, वैसे मेरी एडवाइस है। फ़ाइन वाली बात सिर्फ मैंने इसलिए समझाई थी ताकि आप उस बात को समझ सकें। ले सर, असल में टैक्स का मकसद क्या है? पैसा। पैसे के अलावा भी कोई मकसद है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या मकसद है? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट? माशरे की डेवलपमेंट कब होती है? जब अमीर से पैसा निकलता है और गरीब पर खर्च होता है, ये सोशल डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होती है? जब मुल्क मुआशी तौर पे तरक्की करता है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट कम होंगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। यस और नो? तो भाईजान आप कह रहे हैं हम टैक्स के टूल को इस्तेमाल करते हैं ताकि मुआशरती तरक्की और मुआशरती तरक्की को इंश्योर करें। टैक्स के टूल को इस्तेमाल करते हैं ताकि मुआशी यानी इकोनॉमिक और मुआशरती यानी सोशल डेवलपमेंट हो। अच्छा वो कैसे होती है? सबसे पहली बात, जो कमजोर एंटरप्राइज है उनके टैक्स को माफ कर दें। जो कमजोर एंटरप्राइजेज हैं उनके टैक्स को माफ करके उनको मजबूत करें। हुआ क्या है? सर कोविड आ गया, याद है फैक्ट्रियां सारी बंद हो गई,
टेक्सटाइल मिल वालों का सॉरी भाईजान, हम अब 300 बंदे को मुलाजमत नहीं दे सकते, हम फैक्ट्री बंद करने लगे हैं। FBI ने कहा भाई बात सुनो, हम तुम्हें अगले 5 साल का टैक्स माफ़ कर देंगे, फैक्ट्री ना बंद करना। सर जी फैक्ट्री बंद होगी तो अगर 300 बंदा फैक्ट्री में काम करता है तो 300 ख़ानदान अफेक्ट होंगे, यस और नो? सर मुल्क, हमने ओवरऑल मुल्क को नहीं चलाना। तो भाई क्या किया, कमज़ोर एंटरप्राइज को क्या कर दिया, टैक्स एग्जेम्पशन। टैक्स एग्जेम्पशन क्या होता है? टैक्स माफ़ी। टैक्स एग्जेम्पशन कहते हैं टैक्स माफ़ी को। दूसरे नंबर पे क्या होता है, टैक्स क्रेडिट आ जाएगा भी, वो भी उसको क्या कहते हैं, टैक्स में कमी। एक होता है फ्री, एक होता है डिस्काउंट, होती है ना दो चीजें। फ्री क्या है, एग्जेम्पशन, क्रेडिट क्या है, डिस्काउंट। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है भैया, स्ट्रेंथन द वीक एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करेंगे टैक्स माफ करके या टैक्स कम करके, उनको इंसेंटिव्स देकर ग्रोथ का। दूसरा आ गया लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना फॉरेन कंपटीशन के साथ। फॉरेन कंपटीशन में अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना का इसका क्या मतलब है, आ जाए जरा। ये मार्कर पड़ा हुआ है यार, ये मार्कर पाकिस्तान में बिक रहा है 100 रुपए का। एक बंदा ये मार्कर जेब में डाल के चाइना चला गया, चाइना जाके कहता है भाईजान मुझे ये मार्कर बना दे। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही मार्कर बना दिया। उन्होंने पूछा भाई कितने का है, 40 रुपए का। पाकिस्तान में कितने का बिक रहा है, 100 रुपए का। उसने कहा चलो ठीक है, मुझे 2 कंटेनर चाहिए। 2 कंटेनर लेके पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान आके ये 50 रुपए का तड़ातड़ बेची जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि आवाम को सस्ता मार्कर मिलेगा, ऐसा करना चाहिए ना। और जो ये पाकिस्तान में फैक्ट्री लगी है, डॉलर की फैक्ट्री है, इसमें 5000 मुलाजिम थे, खैर है उनकी नौकरी चले जाए, क्यों उनका सोचना चाहिए। भाईजान आप मेरी बात सुने, आपके अपने अंदर के जो 5000 मुलाजमीन हैं उनकी नौकरी चले जाए और चाइना में फैक्ट्री बात हो जाए, ये तो बेवकूफ़ी है। क्या करना पड़ेगा, हम कहेंगे भाईजान ठहर जाओ, तुम ये मार्कर कितने का लाए हो, 40 का, इस पर 80 रुपये टैक्स लगेगा। इस मार्केट पे कितना टैक्स लगा दिया, अब वो मार्केट में कितने का बेचेगा, 120 से ज्यादा का। मार्केट में पाकिस्तान में वैसे कितने का बिक रहा है, बचा ली अपनी इंडस्ट्री, वो 5000 मुलाजमों की नौकरी बच गई। सर जी इसको कहते हैं अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। और कैसे करेंगे, लोग इंपोर्ट पर टैक्सेस बढ़ाकर। समझ आ गई सर जी, ये दूसरी बात थी। एज ए बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। सर जी यूएसए ने ना अपनी आर्मी के लिए खरीदनी थी टी शर्ट्स। उन्होंने 3 मुल्कों से रब्ता किया। इंडिया से, इंडिया ने कहा है 100 रुपये की देंगे। पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने कहा है 90 रुपये की देंगे। बांग्लादेश से, बांग्लादेश ने कहा 85 की देंगे। एज्यूमिंग कि क्वालिटी सेम है, आप बताएं बिड कौन विन कर जाएगा, बांग्लादेश। जो सस्ता दे रहा है वो विन कर जाए। इतने में पाकिस्तान में टी शर्ट बनाने वाले बंदों ने गवर्नमेंट से रब्ता किया। उन्होंने कहा अगर आप हमें 10 रुपये का टैक्स माफ कर देना तो हम बिड विन कर जाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा डन, हम आपको 10 का टैक्स माफ कर देते हैं। तो कौन बिड विन कर गया, सर जी आपने गौर किया है असल गेम क्या हुई है, हमने टैक्स को बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया विद नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। दूसरे ममालिक के साथ जो नेगोशिएशन हो रही थी उसमें हमने टैक्स को बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया।
सर समझ में आ गई है? स्ट्रेंथन वीक एंटरप्राइजेज, प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। सर समझ आ गई? अब इंडिया और बांग्लादेश फारिग, कौन जीत गया ऑर्डर? पाकिस्तान जीत गया। बहुत मुबारक हो आपको। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। अगला पॉइंट है काउंटर द अफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। टू काउंटर द अफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, सर महंगाई को काउंटर किया जा सकता है कैसे? टैक्स के जरिए। वो कैसे? सुनिएगा। सर पेट्रोल की कीमत थी 100 रुपये, उस पर टैक्स लगता था 20 रुपये लेट से, तो मार्केट में बिकता था पेट्रोल 120 का। पेट्रोल की कीमत बढ़ के हो गई 110। वो कहता है जितने से पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उतने से टैक्स कम कर दो ताकि मार्केट में पेट्रोल अभी भी 120 का बिके। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर कर दिया है टैक्स से, यानी जितने से कीमतें बढ़ी हैं उतने से टैक्स कम कर दो ताकि आवाम को जो रेट मिल रहा है वो सेम रहे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। 1 2 3 4 4 बातें मैंने आपको पढ़ा दी, जल्दी से एक बार रीड करें फिर मैं आगे चलूंगा। सर जी एक सवाल ये किया गया कि डिप्रेशन की कोई एग्जांपल दे दीजिए। इन्फ्लेशन तो समझ आ गया, इन्फ्लेशन का उलट होता है डिप्रेशन। इन्फ्लेशन में कीमत बढ़ रही होती है तो डिप्रेशन में कीमत कम हो रही होती है। अच्छा अब इसको जब कीमतें कम हो रही हैं, जब कीमतें बढ़ रही थी तो हमने टैक्स को कम किया ताकि प्राइस फिक्स रहे, यस और नो। लेकिन जब कीमतें कम हो रही होंगी तो हम टैक्स को बढ़ाएंगे ताकि प्राइस क्या रहे? फिक्स रहे। प्राइस हमारा असल टारगेट होता है कि ये 120 जो है ना ये प्राइस फिक्स रहे। हम इसको इधर से इधर सोच लेना तो ये डिप्रेशन। यानी पहली स्टेट ये थी 110 और 10 रुपए का टैक्स था। अच्छा हम चाहते थे कीमत 120 फिक्स रखें तो हमने टैक्स को बढ़ाकर 20 कर दिए, तो ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन के इफेक्ट को काउंटर किया किसने? टैक्स ने। लो सर दिस इज नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव की 4 बातें। अब अगली बात हम कर लेंगे टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में इनइक्वालिटी को कम करना, असल में इसका मतलब है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अमीर आदमी से पैसे वसूल करके गरीब आदमी पर खर्च करना, बेसिकली ये भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है और ये भी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। सर गवर्नमेंट जिस चीज़ को एनकरेज करना चाहती है ना उस पे टैक्स माफ़ कर देती है या टैक्स कम कर देती है। यानी गवर्नमेंट साइंस, इन्वेंशन, फाइनेंस, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ या मेंटेन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स, इन सारे कामों को गवर्नमेंट प्रमोट करती है। इसके हवाले से वो टैक्स का फ़ायदा देती है, टैक्स कम कर देती है, टैक्स माफ़ कर देती है। इसमें साइंस की समझ आती है, इन्वेंशन की समझ आती है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की समझ आती है, लेकिन एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स की समझ नहीं आती। सुन लें सर, ट्रेनिंग। अगर आप अपने मुलाजमीन को ट्रेनिंग देंगे तो टैक्स वाले उसको क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। बहुत से इंस्टीट्यूशन है, डेस्कॉन वालों ने एक इदारा बनाया हुआ है DTI, डेस्कॉन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। वहाँ पर जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए होते उनको भी वेल्डिंग सिखाते हैं वो है, और इतना हुनरमंद कर देते हैं कि वो लाख लाख 2-2 लाख रुपए वो वेल्डर कमा रहे होते। सर समझ आ रही है? तो ये एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स को इम्प्रूव करने के लिए जो काम किया जाता है, खर्चा किया जाता है, टैक्स वाले उसको क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। अच्छा जी अगला पॉइंट आ गया to implement laws which eliminate discrimination among various elements in the market। सर ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए
जो एलिमिनेट करेगा डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस एलिमेंट्स इन द मार्केट। इसका क्या मतलब है सर? सबसे पहले इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, लेकिन मैं यही एज्यूम करूंगा कि जो बात होगी मैंने आपको खुद ही पढ़ानी है। सर, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट, दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक ही आइटम है, लाहौर में कीमत और है, मुल्तान में कीमत और है। लाहौर में उस आइटम की कीमत है 100 रुपये और उस पर टैक्स लगता है 20 रुपये का, तो मार्केट में बिकती है 120 रुपये की। लेकिन मुल्तान में इसी आइटम को 110 का डिलीवर किया जाता है, 20 का टैक्स लगता है, मुल्तान में बिकती है 130 रुपये की। एक ही आइटम लाहौर में 120 की, मुल्तान में 130 की। इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हाँ जी भाई, टैक्स कैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सकता है, बताएंगे भाई? टैक्स कैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सकता है? सर जी, ये टैक्स का फैक्टर है ना, वो कहता है भैया इसको 20 की जगह क्या कर दो, 10 कर दो, तो ये कीमत 120 आ जाएगी। तो मुल्तान वालों को भी ये चीज 120 की मिली होगी, लाहौर वालों को भी। मुल्तान वालों पे टैक्स 10 रुपये लग रहा होगा, लाहौर वालों पे टैक्स। तो यार पॉइंट समझ आ रहा है? ये है सर, टू इम्प्लीमेंट लॉज विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस एलिमेंट्स इन द मार्केट। To discourage certain undesirable sectors and activities. To discourage certain undesirable sectors and activities. इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट सर, सिगरेट, पान, गुटखा, सुपारी, ये वो चीज़ें जो किसी तरह भी आवाम के लिए, लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मैं तो ये इसको भी उसके अंदर शामिल करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक को भी, ये जो पेप्सी कोक वगैरह है, किसी तौर पर भी इसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। गवर्नमेंट इस तरह के अनडिजायरेबल सेक्टर्स को क्या कर देती है, डिस्करेज करने के लिए क्या कर देती है, टैक्स बढ़ा देती है। गवर्नमेंट जिस चीज़ को एनकरेज करना चाहती है, टैक्स कम कर देती है। गवर्नमेंट जिस चीज़ को एनकरेज करना चाहती है, टैक्स माफ़ कर देती है। गवर्नमेंट जिस चीज़ को डिस्करेज करना चाहती है, टैक्स लगा देती है, बढ़ा देती है। वो पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर, फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, ये हमारा अगला पार्ट है। इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना, इसका क्या मतलब है? इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जो इनकम है वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड हो। अवाम अपना पैसा छुपाना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट उस हमसे टैक्स ना ले ले। गवर्नमेंट चाहती है कि सारे इनकम डॉक्यूमेंटेड हो। अच्छा, अब इन दोनों के ज़ेन उलट है। गवर्नमेंट चाहती है पैसे शो करो, अवाम चाहती है पैसे छुपाओ। अब होता क्या है, गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई ट्रांजैक्शन आपने की है तो उसे कैश के जरिए नहीं करना बल्कि बैंकिंग चैनल के जरिए करना है। अब जो चीज बैंक के जरिए आ गई उसकी तो डॉक्यूमेंटेशन है, या वो तो बैंक स्टेटमेंट में आ गई ना। गवर्नमेंट कहती है आपने ट्रांजैक्शन को कैश के जरिए नहीं करना, बैंकिंग चैनल के जरिए करना है। अगर कोई बंदा ट्रांजैक्शन को कैश के जरिए करेगा
तो टैक्स वाले उसको इनकम ट्रीट करेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। मैंने अपने दोस्त से लोन लेना था, मेरे दोस्त ने मुझे कैश में लोन दे दिया, टैक्स वाले कहेंगे मना नहीं किया था, कैश में नहीं करना, तुमने हमारी बात नहीं मानी, लगाओ इस पे टैक्स। मैं कहूंगा भाई ये मेरी इनकम नहीं है, मैंने लोन लिया है। वो कहेगा तुम्हें बात नहीं समझ आती, तुम्हें कहा था लोन लेना है, ट्रांजैक्शन करनी है, बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन करो। अगर तुमने ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए ना की और कैश के जरिए की तो हम इसे इनकम ट्रीट करेंगे और टैक्स लगा देंगे। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो गवर्नमेंट जो ट्रांजैक्शन कैश में होती है उसे इनकम ट्रीट करके उस पर टैक्स लगा देती है। इसका असल मकसद होता है कि ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए की जाए। क्यों? क्योंकि टारगेट क्या है, इकोनॉमी को क्या किया जाए, डॉक्यूमेंट किया जाए। एसबीआई ने मुझे 2 लाख रुपया कैश में सैलरी दी, मैंने अपने पास मुलाजिम रखा हुआ, उसे मैंने 50,000 रुपये कैश में सैलरी दी, उसने अपने पास एक मुलाजिम रखा हुआ है, उसने उसको 5,000 रुपया कैश में सैलरी दी। ये सारा कुछ चल रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अगर गवर्नमेंट, अगर एसबीआई वाले मुझे बैंक के जरिए दें और मैं आगे अपने एम्प्लॉय को बैंक के जरिए दूं और वो आगे उसके एम्प्लॉय को बैंक के जरिए मिले, तो बैंक के जरिए जो ट्रांजैक्शन होगी वो रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्ड में आएगी। यार पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट। To encourage research and development by introducing tax credits. Sir, research and development by introducing tax credit. आपने टैक्स क्रेडिट के जरिए रिसर्च और डेवलपमेंट के काम को एनकरेज कैसे करना है कि जो बंदा ये काम कर रहा होगा उसे क्या दिया जाएगा, टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। सर ये सारी बातें थी, एक बार जल्दी से नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स रीड कर लीजिए, समझ लीजिए और अपनी मर्जी से कोई ये समझ आपको सबकी होनी चाहिए। रट्टे की जहां तक बात है तो 6 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स को आपने क्रैम करना है। नहीं सर जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए फिर मैं आगे चलूंगा। टैक्स एज अ मीन फॉर डेवलपमेंट, टैक्स एक जरिया है तरक्की का। कैसे? सर गवर्नमेंट ना टैक्स को बतौर टूल इस्तेमाल करती है, हरबे के तौर पे इस्तेमाल करती है ताकि लोग तरक्की करें। मिसाल के तौर पे बिजनेसमैन को लालच दे देते हैं। अगर आपने कसूर के साथ जो अगला गांव है जहाँ पर इस वक्त कुछ नहीं हो रहा, ख़राब जगह पड़ी हुई है, उस पर लोगों का आओ, यहाँ पर जो बंदा अपनी फैक्ट्री बनाएगा उसे 5 साल के लिए टैक्स माफ़ कर दिए। अब ये बेसिकली बिजनेसमैन जो होता है वो सोचता है कि यार अगर मेरा 1 साल में 2 करोड़ रुपये का टैक्स बनता है तो मेरा 10 करोड़ का टैक्स बच जाएगा, तो मैं क्यों ना यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगा लूँ। सर समझ आ रही है? तो ये बाज़-औक़ात गवर्नमेंट एरियाज, बाज़-औक़ात गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इंसेंटिव देती है बिजनेसमैन को और कुछ एरिया को फ्री जोन और इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देती है। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि बिजनेसमैन वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और वो इलाके में नौकरियाँ भी मिल जाती हैं, लोगों को मौके भी मिल जाते हैं तरक्की के और खुशहाली भी आ जाती है। अब ज़ाहिरी बात है अगर उस बियाबान इलाके में या जहाँ पर बस्ती है और बहुत ज़्यादा लोग नहीं है वहाँ पर एक फैक्ट्री लग जाएगी जिसमें 5,000 बंदा काम करने लग जाएगा, तो आसपास एक छोटी सी कॉलोनी भी बन जाएगी, जो आसपास की दुकानें उनका काम भी चलने लग जाएगा, मेन रोड से उस फैक्ट्री तक लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का काम भी चलने लग। यार पॉइंट समझ आ रहा है? सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तरक्की की और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी है जी, उस इलाके में काम बढ़ जाएगा। सर ये हमारा पहली बात, ये एक मीन ऑफ डेवलपमेंट है, एक टूल ऑफ डेवलपमेंट है टैक्स। अमीर आदमी पे ज़्यादा टैक्स लगा के ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना और वो गरीब आदमी पे खर्च करना, तो अमीर आदमी से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना ये भी एक मीन ऑफ डेवलपमेंट है। तीसरा, लग्जरी आइटम पर ज़्यादा टैक्स लगाना।
इसका क्या मतलब है? BMW लग्जरी है ना, कैट एंड डॉग फूड, इधर इंसानों के खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, अगले कैट एंड डॉग फूड मंगाते हैं बड़ा बड़ा महंगा, जो मेरे कुत्ते को तो यही पसंद है। ठीक हो गया? तो अब वो लग्जरी है, उस पर क्या करेंगे? ज़्यादा टैक्स लगेगा। अच्छा जी, आइटम ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, वो आइटम जो लग्जरी आइटम है या वो आइटम जो पाकिस्तान में ऑलरेडी बन रहा है, इन दोनों इंपोर्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लागू किया जाता है। इन दोनों इंपोर्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लागू किया जाता है। ये हमारी बात है। फिर टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी एंड डोनेशन टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज़, ये उससे अगला पॉइंट है। सर जी अब दो बातें सुनिएगा ध्यान से। एक शौकत खानम हॉस्पिटल है, जो शौकत खानम हॉस्पिटल है इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो शौकत खानम हॉस्पिटल को डोनेशन देगा उसे टैक्स पे क्रेडिट मिलेगा। तो दो चीजें अलग-अलग हैं। एक तो वो इदारा, टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी एंड डोनेशन टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज, एक तो वो इदारा और टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी और डोनेशन टू प्रमोट वेलफेयर, और दूसरा टैक्स एग्जेम्पशन टू चैरिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट दीज एक्टिविटीज। एक है चैरिटी या डोनेशन और दूसरा क्या है? टैक्स क्रेडिट, और दूसरा क्या है? टैक्स एग्जेम्पशन है। टैक्स क्रेडिट, टैक्स में कमी उस बंदे को दी जाएगी जो इस इदारे को डोनेट करेगा, और जो ये इदारा खुद है इसकी इनकम पे कोई इसको टैक्स, इस पे तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। टैक्स एग्जेम्पशन फॉर एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स। सर एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स का क्या मतलब है? जो एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स हैं उन पर क्या मिलेगी? टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी, टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी। और सर जी मेरा पॉइंट समझ आ गया है? एक छोटी सी एग्जांपल है, इसके बाद वहां पर चलते हैं। ये अच्छा, उसने कहा है कि टैक्स के लॉज आपको बता रहा हूं, आप इसका क्या बताएंगे? ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे। टैक्स के लॉज आपको बता रहा हूं और आप ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे। Any amount transferred otherwise than banking channel will be deemed as income. Any amount transferred otherwise than banking channel will be deemed as income. सर जी ये बात आपने अभी सुनी है ना? ये कानून बनाया गया है जिसका मकसद क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। भाईजान अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं बैंकिंग चैनल से नहीं करते, उसको कैश में करते, उसको इनकम समझा जाएगा, और इस कानून को बनाने का मकसद क्या था? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। टैक्स ऑन मूवेबल एसेट ऑफ टैक्स पेयर, ये गाड़ियों पे जो टैक्स लागू किया जाता है, ये ज्यादा टैक्स क्यों लागू करते हैं? ताकि गाड़ी अमीर आदमी के पास है, अमीर आदमी से टैक्स वसूल करें और गरीब पर खर्च करें। तो इसका मकसद होता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हाई टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट पे ज्यादा टैक्स क्यों लगाएंगे? ताकि इंपोर्ट को, यार एक बुनियादी असूल तो पता है ना, जिस चीज को डिस्करेज करना उस पर टैक्स बढ़ा देंगे, जिस चीज को इनकरेज करना उस पर टैक्स कम कर देंगे, टैक्स माफ ही कर देंगे। सर जी अब लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट पर जो टैक्स है उसकी बात करने लगे। हाई टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट पर जो टैक्स है उसके बारे में वो कहता है कि ये अननेसेसरी गुड्स को इंपोर्ट करना, उसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ेगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो नेगेटिव होगा अगर अननेसेसरी गुड्स इंपोर्ट की जाएंगी। हम अननेसेसरी गुड्स को रोकने के लिए क्या करते हैं? हायर टैक्स लगा देते हैं ताकि अननेसेसरी गुड्स की इंपोर्ट को डिस्करेज किया जा सके। अलाउएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अलाउएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस अलाउ कर दिए गए, यानी गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है?
एनकरेज कर रही है, प्रमोट कर रही है। जीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट टू प्रमोट। सर जीरो रेटिंग का क्या मतलब होता है? 0% टैक्स एक्सपोर्ट पे लागू करने का मकसद क्या होता है? ताकि आप प्रमोट करें एक्सपोर्ट को। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। जी सर, अगर आप अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेशन करेंगे तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट चाहती है एनकरेज करना। वो कहता है डोनेशन टू ओनली ऑर्गेनाइज एंड वेल इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट कल्चर ऑफ डोनेशन। एनकरेज करना चाहती है, इसलिए टैक्स क्रेडिट। टैक्स एग्जेम्पशन टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट टू प्रमोट सॉफ्ट। टैक्स ऑन सैलरी इनकम। अच्छा, एनकरेज करना और डिस्करेज करना तो आपके सामने आ ही गया, लेकिन बाजों का तो ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि एनकरेज या डिस्करेज क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सैलरी भी इनकम पे टैक्स लगा दिए। अब इसका मकसद क्या है? ताकि लोग नौकरी ना करें? नहीं। तो फिर असल में कुछ भी समझ ना आए तो एक बात तो पक्की है, रेवेन्यू तो इकट्ठा होगा, रेवेन्यू तो आएगा। एक बार जल्दी से ये सारे पढ़ लें, फिर मैं आगे चलता हूं। जी सर जी, अब आ जाइए पास पेपर क्वेश्चन नंबर। अच्छा जरा देखिएगा, मैंने आज आपको इतना सा एरिया सिर्फ करवाया है, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इज टू कलेक्ट रेवेन्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द अदर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। बताइए। अच्छा 2014 में ये 10 नंबर का आ जाता होता था। अब वैसे इतना बड़ा सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन टॉपिक वही है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, टैक्स एज ए मीन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, करवा दिया सर, वो आया हुआ। उसके बाद अगला ये भी करवाना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, फिर दोबारा वही आया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, फिर दोबारा वही सवाल आया नॉन रेवेन्यू का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट बी नोट कर लीजिए, ये आपकी होम असाइनमेंट है। अच्छा, आम रूटीन में जनरली टीचर बता देते हैं और फिर कहते हैं कि इंशाल्लाह आपने किया होगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह कल आपका बाकायदा रजिस्टर चेक भी करूंगा। इसी बहाने नया रजिस्टर भी चेक हो जाएगा और आप काम करने में कितने सीरियस हैं पता भी चल जाएगा। सर जी एक बात बताऊं, मैं इंशाल्लाह खुद इंडिविजुअली आप सबका चेक कर रहा हूँगा, तो ये वाली बात के यार देख लेंगे कर लेंगे से बेहतर है कि आप काम करके आए, ताकि मैं भी गेज कर सकूं कि आप कितने सीरियस हैं इंशाल्लाह। ये आपकी होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8 देखें। 5 ways by which taxes can be used for the development of the country। 9 इंशाल्लाह कल मैं करा रहा हूँगा। 10 देखिए पार्ट ए, 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आइडेंटिफाई एनी 4 ways by which taxes can be used in a country development beyond mere revenue collection। यानी ये क्या है? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। सिर्फ अंग्रेजी से सवाल का स्टाइल ही बदला है, बाकी सब कुछ वही है। और मुश्किल तो नहीं लग रहा? ले सर, चैप्टर पहले दिन ही पढ़ाया है मैंने, आपको एक टॉपिक कवर कराया, उसके साथ पास पेपर कवर कराया, उसकी प्रैक्टिस कुछ खुद करवाई है, कुछ घर से करने के लिए दी है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसको साथ के साथ तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।